नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे और यह टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है? एक नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार गुवाहाटी को विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। यह बिहार का बेगूसराय जो सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है ओके विश्व का। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक सक्रिय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट 2024 की घोषणा की है। स्टार्ट जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसरो ने जो है स्टार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई है? ग्रह प्रणाली नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कार्य समूह ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम की को मंजूरी दी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा यह मंजूरी दी गई है ओके। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड ऑफ द ड्रुक ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी सरकार प्रमुख बने हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अवार्ड ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान राजा ने दिया है ओके। और यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ओके। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है। भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन जो अक्टूबर तक जम्मू और कश्मीर में आरंभ होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को देने का निर्णय लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 का ओके। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है।
ऑप्शन ए है वास्तविक समय के चुनाव परिणाम और अपडेट प्रदान करना। ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन सी है उम्मीदवारों और दलों के चुनाव प्रचार खर्चों की निगरानी और रिपोर्टिंग। और ऑप्शन डी है चुनाव कर्मियों या रिटर्निंग अधिकारियों और उनके कार्यों का प्रबंधन करना। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप को विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? हाल ही में स्वीडन आधिकारिक तौर पर एक उत्तरी अटलांटिक हाल ही में स्वीडन जो है आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नाटो की स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को हुआ था नाटो की स्थापना। ओके, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर पूर्वी और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने से हुई थी। और इसकी स्थापना जो शीत युद्ध के दौरान विशेष रूप से सोवियत संघ से संभावित आक्रमण के खिलाफ सामूहिक रक्षा प्रदान करने की प्राथमिक लक्ष्य के साथ हुई थी। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है, यह पूछा गया। एक सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सुमन कुमारी जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को स्वीकार करने वाला यह वैश्विक दिवस है। ओके, और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 के लिए थीम जो है वो इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस जो है वो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के हुगली नदी के नीचे भारत की पहली मेट्रो लाइन किसी भी विशाल नदी के नीचे का उद्घाटन किया है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो पटना में, बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया है? कैरिबियाई देश हैती में अराजकता फैल गई है, जहां सशस्त्र संगठन ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया कि भारत ने हिंसाग्रस्त देश से भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य से लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। तो
तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हैती में अराजकता फैल जाने के कारण भारत सरकार ने संकटग्रस्त देश से ऑपरेशन इंद्रावती को भारतीय नागरिकों को लाने के लिए शुरू किया है, ऑपरेशन इंद्रावती। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीड रिएक्टर कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु के कलप्पन में, तमिलनाडु के कलप्पन 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 तमिलनाडु के कलप्पन में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल कानमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है को आर्थिक विज्ञान में सेवेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था? डेनियल कानमैन को वर्ष 2002 में आर्थिक विज्ञान में सेवेरिक्स रिक्स बैंक्स पुरस्कार प्रदान किया गया था 2002 में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बना है? देश में अपनी तरह की पहली योजना में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना में जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद पुनः शादी करना चाहेंगी उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है वो झारखंड राज्य ने शुरू किया है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्टेट्स टंग ऑफ ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? ओडिशा में पारादीप बंदरगाह ईस्टर्न टंग ओशन ग्रेस पाने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। या ओडिशा का पारादीप जो है वो ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आइरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? केरल के स्कूल ने आरिस नामक एक शिक्षक के रूप में एक एआई जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट प्रस्तुत किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है जो हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच जो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापचर कूट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? स्थानीय मिजोरम भाषा में कूट का आशय जो त्योहार होता है। कूट का आशय जो है वो त्योहार होता है। मिजोरम भाषा में कूट का आशय जो है त्योहार होता है। राज्यों में 3 कूट यानी चापचर कूट और मीम कूट और पावल कूट मनाए जाते हैं। ये तीनों त्योहार जो कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। मिजोरम में 3 कूट मनाए जाते हैं। पहला चापचर कूट, दूसरा है मीम कूट और तीसरा है पावल कूट। और इन तीनों का संबंध जो है वो कृषि गतिविधियों से है। ओके, और यह जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस सांसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष नहीं है? ऑप्शन ए युवा पर सांसदीय मंच, ऑप्शन बी है जल संरक्षण और प्रबंधन पर सांसदीय मंच, ऑप्शन सी है जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सांसदीय मंच और ऑप्शन डी है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर सांसदीय मंच। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सांसदीय मंच को छोड़कर सभी मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसमें राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और लोकसभा अध्यक्ष जो पदेन सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत का संविधान अनुच्छेद 149 में सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है और कथन 2 में कहा जा रहा है कि सीएजी राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है, न कि अनुच्छेद 149 में। ये अनुच्छेद 148 में सीएजी के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। सीएजी के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और सीएजी जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और ऑप्शन बी है भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। ऑप्शन सी है भारत के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है उसे 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उसे 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या उसे राष्ट्रपति की राय से एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। और तीसरा है भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है, तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। उसमें ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वह सदन के नेता के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है और दूसरा कथन है वह लोकसभा की सभी सांसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा का प्रमुख और उसका प्रतिनिधि होता है, वह सदस्यों समग्र रूप से सदन और उसकी समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार का संरक्षक होता है। वह सदन का प्रधान प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। जब सदन गुप्त रूप से बैठता है तो अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी संसद के बाहर का सदस्य कक्ष, लॉबी या दर्शन दीर्घ में उपस्थित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें।
ओके। और वह लोकसभा की सभी सांसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है एवं उनके कामकाज की निगरानी करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। ऑप्शन बी है, न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है। ऑप्शन सी है, या यथोचित न्याय प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और ऑप्शन डी है, इसका कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो हो, इसका मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र संघीय मामले तक ही सीमित होता है। ओके, इसका मूल क्षेत्राधिकार जो है वो मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र संघीय मामले तक ही सीमित होता है। और इसके अपीली अधिकार क्षेत्र में संवैधानिक सिविल और आपराधिक मामले शामिल होते हैं। अपीली अधिकार क्षेत्र में संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामले शामिल होते हैं, ना कि केवल संवैधानिक मामले। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, या सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में सत्य नहीं है। ओके। और इसका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा जो है सीमित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा का दायरा जो है इसका सीमित होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। ओके। और यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकार का संरक्षण करता है, न कि यथोचित न्याय प्रक्रिया के अनुसार। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। ओके। और इसके पास सलाहकार क्षेत्राधिकार है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल बी सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, लोकसभा में इस प्रस्ताव को अपनाने का औचित्य बताना होगा। ऑप्शन बी है, इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। ऑप्शन सी है, इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और ऑप्शन डी है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना होगा। निंदा प्रस्ताव जो लोकसभा में इस प्रस्ताव को अपनाने का औचित्य बताना होगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वो निंदा प्रस्ताव के संबंध में सही है। ओके। और इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो भी निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में सत्य है। ओके। और इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। ओके। और यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो निंदा प्रस्ताव के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमडक सत्र शब्द का तात्पर्य है। लेमडक सत्र का शब्द का तात्पर्य जो है या नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित नहीं हो सके हैं उन्हें लेमडक सत्र कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा की अंतिम सत्र के रूप में जाना जाता है लेमडक सत्र को। ओके। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन बी है, उन्हें संसद में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति
ऑप्शन बी है उन्हें संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन सी है सभी विशेषाधिकारों को लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत संहिताबद्ध किया गया है। और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों के सांसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित करता है। संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सांसदीय विशेषाधिकार के संबंध में सत्य नहीं है। ओके, सभी विशेषाधिकार को लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत संहिताबद्ध नहीं किया गया है इसमें। ओके, संसद ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार परिसीमन आयोग भारत में 4 बार स्थापित किया गया है। और वे है 1952 में एक परिसीमन आयोग गठित हुआ था, और 1962 में, 1972 में और 2002 में। अभी तक 4 बार भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। इन आयोगों का प्रारंभिक उद्देश्य जो जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों और सीमाओं की संख्या को समायोजित करके निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों का निर्धारण करना होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान में अनुसूचियां और सूची 2 में प्रावधान। छठी अनुसूची का संबंध जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो इस पर जो ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके, नवीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार और जमींदार प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम है। तो इस प्रकार जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, नवीं अनुसूची जो है 3 से सुमेलित हो जाएगा। तीसरी अनुसूची जो शपथ और प्रतिज्ञन के प्रारूप से है। तो इस पर सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और 5वीं अनुसूची का संबंध जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है इसमें। तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के भाग से संबंधित है। भाग और से संबंधित है। भाग 8 का संबंध जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश से। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। भाग 3 का संबंध जो मूल अधिकार से है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। भाग 17 का संबंध जो है वो भाग 17 का संबंध जो है राजभाषा से है, ना कि आपातकालीन प्रावधान से है। यह राजभाषा से है भाग 17 का संबंध। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन प्रावधान का संबंध जो भाग 18 में है। इसका प्रावधान जो है भाग 18 में है। ओके, और भाग 9 में पंचायत से संबंधित है, भाग 9। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें केवल जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है?
इसमें से कौन सी वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है? राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो का अधिकार है, अर्थात वह विधेयकों पर अपनी सहमति रोक सकता है। भारत के राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त हैं: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई विशेषित वीटो उपलब्ध नहीं है। विशेषित वीटो जो है वो विशेषित वीटो की शक्ति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रिट के बारे में सही है? पहला है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार दोनों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। और दूसरा कथन है, रिट आधिकारिकता अमेरिकी कानून से उधार ली गई है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, न कि अन्य कानूनी अधिकारों के लिए। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, या वो सर्वोच्च न्यायालय जो केवल मूल अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है, वो भी आर्टिकल 32 के तहत। ओके, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार दोनों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे रिट ब्रिटिश कानून से उधार लिए गए हैं, ना कि अमेरिकी कानून से। ओके, रिट आधिकारिकता जो है वो ब्रिटिश कानून से उधार लिए गए, ना कि अमेरिकी कानून से। तो इस प्रकार जो कथन तो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान के विभिन्न भागों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? शक्तियों का पृथक्करण जो है वो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का विशेषता है। ओके, या सांसदीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। शक्तियों का पृथक्करण जो है ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा करने का अधिकार है। और कथन 2 है, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मृत्युदंड की सजा को क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, विराम, छूट या लघुकरण प्रदान कर सकता है राष्ट्रपति। एकमात्र उसे यही अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को केवल यह अधिकार है, ना कि राज्यपाल को। तो इस बार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वह सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा या दंड आदेशों के संबंध में क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, विराम, छूट या लघुकरण प्रदान नहीं कर सकता है राज्यपाल। ओके, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? प्रविलंबन जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ना कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। प्रविलंबन जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के अधिनियम में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए और इन्हें अंतिम चरण से शुरू करके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
पहला है अनुदान की मांग पर मतदान, दूसरा है समान चर्चा, तीसरा है विनियोग विधेयक पारित करना और चौथा है बजट प्रस्तुत करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान बजट को वार्षिक वृत्ति विवरण के रूप में वर्णित करता है। ओके, हालांकि बजट शब्द का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। बजट जो है वो बजट शब्द का प्रयोग आमतौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित किया गया है। संसद में बजट जो है निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उस पर सामान्य चर्चा होगी, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, फिर उसके बाद अनुदानों की मांग पर मतदान होगा, फिर विनियोग विधेयक पारित करना होगा, फिर वित्तीय विधेयक पारित होगा। ओके, तो इस प्रकार सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले ओके, बजट प्रस्तुत करना, फिर उस पर समान चर्चा होगी, फिर विभागीय समितियों द्वारा उस पर जांच होगी, विभागीय समितियों द्वारा, फिर अनुदान की मांग संचालित होगी। ये तीसरे नंबर पे आएगा। ओके, ये दूसरे नंबर पे, सॉरी, ये दूसरे नंबर पे और ये पहले नंबर पे। फिर उसके बाद विनियोग विधेयक पारित करना होगा, फिर उसके बाद वृत्ति विधेयक पारित होगा। ओके, तो इस प्रकार इसमें पूछा गया है सब अंतिम चरण से शुरू करके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे लास्ट में विनियोग विधेयक पारित होगा, यानी सबसे लास्ट में विनियोग विधेयक पारित होगा। ओके, फिर उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान होगा, फिर समान चर्चा होगी, फिर बजट प्रस्तुत करना होगा। ओके, तो इस प्रकार 3, इसमें कोई ऑप्शन है? इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। इसमें अंतिम नहीं, शुरू से कर लो। ओके, यहाँ शुरू से अंतिम। ओके, तो इस प्रकार शुरू से अंतिम जो पहले बजट प्रक्रिया होगी 4 2 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकारी विधेयक मंत्रियों के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। और दूसरा कथन है सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होती है। सरकारी विधेयक जो है वो सरकारी विधेयक को संसद के मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और गैर सरकारी विधेयक को संसद के मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। सरकारी विधेयक को केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। ओके, न कि किसी अन्य सदस्य द्वारा। गैर सरकारी विधेयक को मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। और सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस होना चाहिए। सरकारी विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 1 माह का सूचना का आवश्यकता होती है, न कि 7 दिन का। 7 दिन की आवश्यकता जो है वो सरकारी विधेयक पेश करने के लिए होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है। दूसरा, वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत के संविधान में सदन के नेता और विपक्ष के नेता के पदों का उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही है। ओके, और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधिक अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अनुच्छेद 275 संसद को राज्यों को संविधिक अनुदान देने का अधिकार देता है। और दूसरा कथन है, संविधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 275 संसद को सभी राज्यों के बजाय उन राज्यों को संविधिक अनुदान प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और संविधिक अनुदान जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो है सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रमुख सचिव का चयन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए किया जाता है। और दूसरा कथन है, इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। नीचे दिए निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मुख्य सचिव का चयन जो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। और चूंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति जो मुख्यमंत्री की कार्यकारी शक्ति है, अतः इसे राज्यों के राज्यपाल के नाम पर नियुक्ति प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही नहीं है। ओके, और मुख्य सचिव के कार्यालय को मुख्य सचिव के कार्यालय को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को ही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो वर्ष 2021 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित छात्र स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्र आदि को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनेत्र ऐप 2.0 त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ऑप्शन ए है आपराधिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए। ऑप्शन बी है मानव तस्करी की निगरानी और जांच के लिए। ऑप्शन सी है चोरी हुई सामग्री के खो जाने एवं मिल जाने के लिए। और ऑप्शन डी है बाल श्रम में संलग्न बच्चों को बचाने के लिए। हाल ही में यूपी पुलिस ने अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिऐप 2.0 अपनाया है। त्रिनेत्र 2.0 जो है वो यूपी पुलिस अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए अपनाया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और दूसरा कथन है इसे प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
आयुष्मान भारत योजना जो है वो यह सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें इसमें केवल माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए देखभाल प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। ओके, ना कि प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल के लिए। तो इसमें कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसान मसान होली एक विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ मनाया गया? हाल ही में वाराणसी में 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम मसान होली मनाई गई है। इसमें इस इसके दौरान जो भक्ति जो है वो अंतिम संस्कार की राख और दूसरों पर गुलाबी पाउडर डालते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। मसान होली जो वाराणसी में मनाई जाती है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अन्य राज्यों की सीमा से अधिकतम संख्या से जुड़ी हुई है? सोनभद्र जिला जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों से जुड़े 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है। ओके, 4 राज्यों के साथ। पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूरब में झारखंड और पूरब में बिहार से सीमा साझा करती है। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी। और दूसरा कथन है यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और प्रत्येक वर्ष सांसदों को 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियां गैर व्यापगत है और अर्जित ब्याज भारत के संचित कोष में जमा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। यह योजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। तो इसमें कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों का विकास सुनिश्चित करना है। और दूसरा कथन है इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है वो इसे जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को जल्दी और प्रभावी रूप से विकसित करना है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस योजना में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ओके, और वे जिले हैं बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयला का उपयोग करके किया जाता है जहां उत्सर्जन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। और दूसरा कथन है ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
हाइड्रोजन जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व में से एक है, जो एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प है। ओके, हाइड्रोजन के प्रकार इसके निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो अक्षय ऊर्जा यानी नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, और इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। विद्युत जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, और इसके उप उत्पाद जो हैं वो जल और जलवाष्प होते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके जल के हाइड्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन जो कोयला का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन वायु में उत्सर्जित किया जाता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है वो गलत है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये उल्टा अगर होता तो दोनों कथन जो सही हो जाते हैं। यहाँ अगर ग्रीन हाइड्रोजन होता और यहाँ ब्राउन हाइड्रोजन होता तो इसमें दोनों कथन जो सत्य होते। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।